Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। एक तो हमारे अपने एसोसिएट एडिटर मेघनाथ ही हैं। आप सब लोग परिचित हैं, हर हफ्ते सुनते हैं मेघनाथ को। स्वागत है मेघनाथ चर्चा में। नमस्ते सर। नमस्ते। और इसके अलावा हमारे साथ इस बार जुड़ी हैं एक खास मेहमान अनु सिंह चौधरी। अनु फिल्मों पर स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, ऑथर हैं, पत्रकार भी रही हैं और बहुत सारे उनके आयाम हैं। बॉम्बे में रहती हैं, आजकल बॉम्बे से बाहर हैं थोड़ा कहीं। तो बहुत सारी बातें हुई हैं, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी चर्चा रही है। तो हम चाहेंगे कि एक बार जो ये घटनाएं चल रही हैं उस पर एक पर्सपेक्टिव लिया जाए और अनु से थोड़ी इनसाइडर्स के तौर पर जानकारी ली जाए और बातचीत की जाए इस मसले पर कि किस तरह से एक जो दो फाड़ हुआ है मीडिया का और फिल्म इंडस्ट्री के बीच में एक गैप पैदा हुआ है, उसकी वजहों को बहुत सारी वजहें हम लोग भी जानते हैं, फिर भी उस पर बात करेंगे हम। तो चर्चा शुरू हो उससे पहले मेघनाथ जी, एक बार आप जो विषय है हमारे श्रोताओं को अगर उससे रूबरू कराएं। हाँ अतुल सर, इस बार इस हफ्ते में चर्चा में एक्चुअली काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंटरकनेक्टेड से है। आपने जैसे मेंशन किया कि बॉलीवुड से एक बहुत बड़ी खबर आई है। 38 फिल्म एसोसिएशंस और प्रोडक्शन हाउसेस ने मिलकर एक हाईकोर्ट में केस फाइल किया है रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के अगेंस्ट। और ये स्पेसिफिकली अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, राहुल शिवशंकर और नाविका कुमार के खिलाफ किया गया था। और इसमें अजय देवगन से लेके करण जौहर, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इनके सबके प्रोडक्शन हाउसेस इन्वॉल्व है। तो काफी इस पे चर्चा हुई भी पिछले हफ्ते, और हम भी इस पर ही फोकस करेंगे। इसके अलावा तनिष्क पर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। उन्होंने एक एड जारी किया था जिसमें उन्होंने एक इंटरफेथ गोद भराई का सीन दिखाया था। और वैसे तो एड तो ठीक ही था, पर कुछ लोगों को ऑफेंसिव लग गया और फिर उन्होंने एक बॉयकॉट जारी कर दिया। और खबर ऐसी है कि एक उनके जो मार्केटिंग ब्रांड हेड है उनको डॉक्स किया गया। डॉक्स का मतलब है उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल ट्विटर पर डाला गया और फिर उनके अगेंस्ट बहुत थ्रेट्स किए गए। तो तनिष्क ने फिर वो एक तो एड विड्रॉ कर दिया और ऊपर से कहा कि उनके एम्प्लॉय के सेफ्टी के लिए वो अपोलोजाइज करते हैं, मतलब वो एड के इशू में। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर आई है, और ये मैं अतुल सर बोलने वाला हूँ कि थोड़ा सा न्यूज लॉन्ड्री इम्पैक्ट भी है। पार्ले और बजाज ने मिलकर स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स टॉक्सिक चैनल्स पर एयर करना बंद कर देंगे। और इसमें संकेत उपाध्याय जो जर्नलिस्ट है उन्होंने बोला कि ओला और जोमैटो ने भी ये डिसीजन लिया है, पर उसका मुझे अभी तक कोई स्टेटमेंट या प्रूफ नहीं मिला। पर मैं ये बोल देता हूँ कि संकेत उपाध्याय ने बोला है। पर ये एक्चुअली मैं न्यूज लॉन्ड्री का इम्पैक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि हम पिछले एक साल से ट्रैक कर रहे हैं कौन से एडवर्टाइजर्स ऐसे चैनल्स को पैसे देते हैं जो स्ट्रेट अप हेटफुल खबरें चलाते हैं, थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन चलाते हैं, फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं। तो हम काफी समय से एडवर्टाइजर्स को कॉल आउट कर रहे थे, तो अभी शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखने लगा है उसका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को पूछा है कि टेलीविजन न्यूज को रेगुलेट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का उनका कोई इरादा है या नहीं। इस पर एक्चुअली सर थोड़ा सा हम बात भी कर सकते हैं आज टीवी मीडिया के रेगुलेशन पर, क्योंकि ये सब ये इसी से लेना देना है कि वो बॉलीवुड में जो हो रहा है, टीआरपी का स्कैम जो हुआ उसके बारे में सब ये कनेक्टेड ही है। महबूबा मुफ्ती को एक साल बाद रिलीज किया गया है, और ये रिलीज हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को पूछा कि एक साल हो चुका है और कितना टाइम आप उनको रखना चाहते, तो 2 हफ्ते बाद उनको रिलीज कर दिया। इसके अलावा बीजेपी ने 9 उनके पार्टी वर्कर्स को बिहार के पोल्स के पहले
निकाल दिया है क्योंकि उन्होंने 6 साल के लिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने एलजेपी को ज्वाइन किया। और ये बिहार इलेक्शन से लेती हुई खबर है। और एक मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि अभी करंटली बसंत हमारे मेरे जो कलीग हैं वो अभी बिहार में है, वो कांस्टेंट ग्राउंड कवरेज कर रहे हैं वहां पर। और हमने एक एनएल सेना प्रोजेक्ट भी है बिहार इलेक्शंस को लेकर, वो आप प्लीज अगर आपको लगता है कि आपको ग्राउंड से खबरें आनी चाहिए बिहार की, तो फिर वो उसमें कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। अभी फिलहाल यूट्यूब पर काफी वीडियो रिपोर्ट्स ऑलरेडी बसंत के आ चुके हैं और एनएल हिंदी पर भी उसके रिपोर्ट्स आ चुके हैं। अतुल सर उसके बारे में थोड़ा और भी बताएंगे बाद में। और उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर भी इंग्लिश में भी डाल दिए, तो जरूर पढ़िए। एक और लास्ट खबर जो है वो है कि आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है कि बांग्लादेश का जीडीपी जो है वो इंडिया से ज्यादा होगा 2021 मार्च तक, क्योंकि हमारा श्रिंक हो रहा है और उनका इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक खबर है। इसके अलावा और कुछ सर? यही है, महत्वपूर्ण खबरें तो यही हैं जी, जिनमें से हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 2-3 ये जो इंटरलिंक खबरें हैं उन पर विस्तार से बात करें। और जिसका जिक्र मेघनाथ ने किया कि एनएल सेना प्रोजेक्ट हमारा जो बिहार इलेक्शन से जुड़ा है, आप उसमें बेसिकली वो हम इस तरह का हमारा आइडिया है, एक विचार है कि आप लोग उसमें जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और पाठक हैं दूर दूर तक, वो लोग इसमें अपना योगदान देते हैं, फंड देते हैं, और उसके जरिए हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्राउंड रिपोर्ट्स होती हैं, इंटरव्यूज हैं बड़े इंपॉर्टेंट, उनको कवर करते हैं। तो हमारा बिहार का एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय अप है, आप चाहें तो वहां पर जरूर योगदान करें, क्योंकि बसंत ने कुछ बहुत ही शानदार रिपोर्ट्स की हैं। आपको हिंदी अंग्रेजी में वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ने को मिलेंगी, वीडियो रिपोर्ट्स मिलेंगी। तो इसमें हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें आप। सर मैं एक यहाँ पर छोटा सा इंटरप्शन करूंगा। मुझे ना एक स्पेशल मेंशन करना था उसके रिपोर्ट का। उसने जो रिपोर्ट किया बिहार का पटना से, जहां पर उसने ये देखा कि 500 मीटर सुशील कुमार मोदी के घर से जाकर वहां पर खुले में शौच हो रही है, और बिहार गवर्नमेंट यहाँ पर डंका पीट रही है कि हमने ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया है स्टेट को। तो ये कितना, मतलब मुझे लगा सर कि ग्राउंड पर जाकर ही ये बातें आपको समझ में आएगी। और इसीलिए मुझे लगा कि वो बसंत का एक तो वीडियो रिपोर्ट और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बहुत ही इफेक्टिव था। क्योंकि अभी कैसे हो रहा है कि दिल्ली सेंट्रिक जो मीडिया है वो काफी हद तक बिहार को ऐसे ही सरफेस लेवल पे कवर कर रही है या फिर पॉलिटिक्स को कवर कर रही है, पर ये जो एक्चुअल लोगों की जो खबरें हैं, जो उनके जो क्लेम्स है, उनको फैक्ट चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ग्राउंड पे जाकर ही पता चल जाएगा। ठीक बात। और मेघनाथ, मैं यहाँ पर एक माफ कीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। अतुल, मैं बिहार में हूँ, बिहार से भी हूँ, और मुझे तो बड़ी, मतलब मैंने ट्विटर पे ही देखा, सरकारी विज्ञापन ही कह लीजिए, बल्कि एक पार्टी का विज्ञापन, जो बिहार में विकास जितनी तरक्की हुई है उसका डंका पीटते हुए एक बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ वीडियो है। और वे देखकर मैं सोचती रही कि मैंने कौन सी खिड़की बंद रखी अपने घर की कि मुझे ये विकास नहीं दिखा जो इस एड में दिखाई देता है। तो विकास ऐसा ही है, विकास असल में माया है। विकास माया है, क्या बात है सर, क्या बात है। तो मेरे ख्याल से हम अपनी चर्चा का जो पहला हिस्सा है वो उसी से शुरू करते हैं कि जिस तरह से 34 बड़े प्रोडक्शन हाउस और 4 फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इन सब ने मिलके एक याचिका दिल्ली की हाईकोर्ट में दाखिल की है। और उनकी जो डिमांड है, उनका जो दुख है वो ये है कि कुछ न्यूज चैनल्स पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की, एक बदनीयती से एक मुहिम चला रहे हैं। और उसमें सारे ए लिस्टर्स जिनको कहते हैं आप, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, यशराज फिल्म्स, करण जौहर, मतलब जितने बड़े नाम आप ले सकते हैं, ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। ये दुख और ये जो उनका कंसर्न है, ये जो उनकी चिंता है, कितनी वाजिब है। असल में ये सारी चीजें शुरू होती हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। और फिर हमने देखा कि किस तरह से टेलीविजन मीडिया स्पेशली ने एक पूरा अभियान खड़ा किया, और वो अभियान सच पर, फैक्ट्स पर कम, और कहीं सुनी बातों पर, कल्पनाओं पर, अटकलबाजियों पर, इन्वेंडोज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ज्यादा चीजों पर इस तरह से थी कि सुशांत सिंह की हत्या, आत्महत्या नहीं की बल्कि हत्या हुई, और उसमें इतनी तरह की कहानियां कही गई।
और वो फिर फैलते फैलते बात एकदम दूसरे लेवल पे चली गई और बात चली गई कि कौन ड्रग लेता है कौन नहीं लेता, और फिल्म इंडस्ट्री में कितना ड्रग का कितना बड़ा रैकेट है। और वहां से जो बात चली तो फिर बात इस पर भी आ गई कि सुशांत सिंह को न्याय दिलाने की बात पीछे छूट गई कहीं, और वो कितनी सच और झूठ है वो तो अब सीबीआई के पास है, वो तय करेगी कि क्या हुआ सुशांत के मामले में। लेकिन मीडिया कहां से कहां चला गया, वो इस बात पे चला गया कि पूरे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से नशेड़ी है, गजेड़ी है, आवारा लोगों की, बदनाम लोगों की एक पूरी मंडली टाइप है। और स्पेसिफिकली कुछ मीडिया संस्थानों का जिसका नाम इस याचिका में लिया गया है, उसमें अर्नब गोस्वामी है, टाइम्स नाउ चैनल है, रिपब्लिक टीवी चैनल है, राहुल शिवशंकर और नविका कुमार जैसे पत्रकारों के नाम लिए गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से मैं एक बात कहना चाहता हूं बस, और उसके बाद अनु और मेघनाद आप दोनों लोगों की राय इस पे लूंगा। हिंदुस्तान की जो पूरी आप डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर कहें जमाने से, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो रहा है वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का रहा है। और वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जिसकी जो भाषा भले न समझें, लेकिन आपको रसिया से लेके लैटिन अमेरिका के देशों से लेके अरब वर्ल्ड से लेके यूरोप तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े जो रिकॉग्नाइजेबल चेहरे हैं पूरे हॉलीवुड के बाद, वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मिलेंगे आपको। तो इतनी बड़ी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है, दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाली हर साल। उस फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जिस तरह का अभियान यहाँ के मीडिया ने चलाया, अब उस पर उस गैर जिम्मेदारी को लेकर ये एक बहुत वाजिब चिंता लगती है। अनु आपको क्या लगता है, जो ये अब दायर की गई याचिका ये बहुत जरूरी थी? जी अतुल, ये बात बहुत समझने वाली बात है कि ये हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि मीडिया और जिसको इंडस्ट्री आप कह रहे हैं, जो मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री कही जाती है, उनका आपसी रिश्ता बहुत सिम्बायोटिक रहा है कि आप उनको मतलब मीडिया को जरूरत है बॉलीवुड की चटपटी खबरों की, टीआरपीज या फिर सब्सक्रिप्शन बेस या फिर मतलब पाठकों तक पहुंचने के लिए, और अभी से नहीं हमेशा से। और उसी तरह मीडिया को उसी तरह बॉलीवुड को जरूरत रही है मीडिया के सपोर्ट की जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है, तो और वो चलता आ रहा है रिश्ता। ऐसे में अगर आप समझ लीजिए कि वो बड़े प्रोड्यूसर्स जिन पर आम तौर पर बड़ा आसानी से ठप्पा लग भी गया है, लगा भी दिया जाता है, और हम सब जानते हैं क्यों, उस तरह के प्रोड्यूसर्स भी उसमें शामिल होते हैं जो सरकार के सही बुक्स में रहना चाहते हैं। वो जाकर अगर कहते हैं उन चैनल्स के खिलाफ, और अब वो बिल्कुल मतलब बाकायदा एकजुट होकर और उसके बाद अदालत में जाते हैं, तो और वो भी उन 2 चैनलों के खिलाफ या उन पत्रकारों के खिलाफ जिनको मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, लेकिन हम सब जानते हैं कि हाँ एक प्रो गवर्नमेंट, और उन पे भी आरोप लगता रहा है कि हाँ ये सरकारी दरबारी मीडिया है। तो जाहिर है कि वो जो आंगस्ट होगा, वो दुख होगा, या फिर जो जितना नुकसान पहुंचा होगा वो इतना ही बड़ा रहा होगा कि इस हद तक आने की जरूरत पड़ गई, जहां पर हम बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि उसका रैमिफिकेशंस क्या होता है, क्योंकि नुकसान इस लेवल का है। और पत्रकारिता में कई बार दिक्कत ये होती है ना कि आप फैक्ट से दाएं बाएं जाकर जब बातें करते हैं तो फिर पूरी की पूरी एक्चुअली आपकी जर्नलिज्म भी संदेह के दायरे में आती है। बिल्कुल। और हुआ क्या है, मैं ऋचा चड्ढा का एक इंटरव्यू कुछ दिन पहले मैंने किया, और वो जो चिंता सामने उभर के उनकी बातों से लगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से अपने को अटैक्ड और आइसोलेट महसूस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें एक चीज आप देखिए कि पिछले अभी इसी साल की शुरुआत की बात है, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचवाई थी और बड़ी अच्छी बात कही थी कि फिल्म इंडस्ट्री को नेशन बिल्डिंग में सपोर्ट करना है, इस तरह से काम करना है। वो बहुत बड़ी बात थी। और फिर सामने आया जब ये सारा अटैक शुरू हुआ फिल्म इंडस्ट्री पर मीडिया के एक हिस्से का, तो उसमें ये सामने आया कि उसी पार्टी के आईटी सेल के फेक अकाउंट्स जो हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, और वो लोग इस तरह की चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, ट्रेंड करा रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मेघनाद, उसको कैसे देखा जाए कि प्रधानमंत्री की नीयत तो बहुत साफ दिख रही थी कि बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, और उनकी पार्टी के लोग, पार्टी और मीडिया के एक हिस्सा मिलकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक तरह से डिमोलिश करने पर आ गया कि ये तो केवल बर्बाद ही लोग हैं। जी सर, यहाँ पर ना एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये भी एक पर्सपेक्टिव लाना चाहूँगा कि अभी जो हमारा टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री जो है पूरा, वो एक बहुत ही इजी तरीके से न्यूज़ रिपोर्टिंग में बिलीव करता है।
सीधी बात है, वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे जो भी चल रहा है उसको प्राइम टाइम न्यूज बना के छाप देते हैं। और ये जो एसएसआर का केस है, जो एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर, जो एक मॉब है, वो एक काफी पहले से एक कॉन्स्पिरेसी थियरीज का एक जाल बुनकर उसको पब्लिकली सोशल मीडिया पर डाली जा रही थी। और ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, विवेक अनंत एक रिपोर्टर है और दोस्त भी है मेरे, उन्होंने एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है इस पर कि उन्होंने कैसे कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये सब कॉन्स्पिरेसीज फैलाने का काम किया है। और जब टीवी चैनल्स ने ये देखा कि अरे ये तो जूसी खबर है, सुसाइड को मर्डर बोल दिया, और फिर गले में कैसे निशान है उसको, उस पे क्वेश्चंस होने लगे। फिर ऊपर से रिया चक्रवर्ती जो एक बंगाली है, फिर ब्लैक मैजिक का एक एंगल ला लिया, फिर वो बढ़ता गया। और हुआ क्या कि ये जो पहले शुरू किया था वो रिपब्लिक टीवी ने किया था, अर्नब गोस्वामी ने किया था। और वो इस समय में किया था जब पैंडेमिक का सिचुएशन था, लॉकडाउन का सिचुएशन था। और सबसे पहले जो बिजनेसेस ने किया वो था उनका मार्केटिंग का बजट कम कर दिया था। तो मार्केटिंग का बजट कम कर दिया मतलब एड्स जाना भी कम हो गए थे, क्योंकि उनको कोई वर्थवाइल ही नहीं लग रहा था। तो अर्नब गोस्वामी ने ये सोचा होगा कि अच्छा, तो इनको कुछ ऐसे मसालेदार देना चाहिए कि जिसकी वजह से लोग देखेंगे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी घर पे बैठे हैं, कुछ देख नहीं रहे, तो फिर उनको ये दिखाएंगे भी, और ये तड़का मार के दिखाएंगे। और कोई भी अनशन बॉडीगार्ड से लेके ड्राइवर से लेके किसी को भी टीवी पर डाल देंगे और वो कुछ भी बोलेंगे। और यही हुआ। और आप देखेंगे, अगर रिपब्लिक के आप पिछले 3 महीने, जुलाई से लेके अभी तक अगर आप डिबेट्स देखेंगे, तो उन्होंने टोटल कुछ 125 से ज्यादा डिबेट्स किए उस पर। मतलब आप सोचिए कि चाइना का मामला था, जीडीपी का मामला था, लॉकडाउन का मामला था, पैंडेमिक का मामला था, कैसे हैंडलिंग हो रहा है उसका मामला था, पर अर्नब गोस्वामी ने ये चूज किया। अब हुआ क्या कि बाकी के मीडिया चैनल्स ने भी यही डिसाइड कर लिया कि लोगों को यही देखना है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको चलो रिपब्लिक को बीट करना है या फिर जो भी, तो आप उनके ही गेम में उनको कैसे बीट करेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर यही हुआ। और फिर हुआ क्या कि इसका जो इफेक्ट था वो आई थिंक बढ़ता गया, और फिर इसकी वजह से एक सेकंड मेघनाथ, हाँ तो मुझे एक पंचलाइन याद आ गई यहाँ पर जी। कि आपके पास जब पूरा बदबू मौजूद है तो कम बदबू वाला साबुन क्यों खरीदेंगे? हाँ जी, बिल्कुल वही है। रिपब्लिक मौजूद है तो आज तक क्यों देखेंगे आप? वही है। और एक और चीज यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग मैंने सुनी थी, बरखा दत्त ने बोला था शायद कि ये जो पूरा रिपब्लिक टीवी और बाकी चैनलों का मामला है, ये ऐसे बीजेपी और कांग्रेस वाले मामले जैसा है। जैसे राहुल गांधी ये तो बताते हैं हमको कि मोदी में क्या कमियां हैं, कितनी गलतियां हैं, सब पॉइंट आउट करते हैं, पर ये कभी नहीं बताते कि तुम क्या करते हो, मतलब तुम में क्या अलग है, राइट? और वैसे ही अलग दूसरे चैनल्स का भी वही हाल हो गया कि वो ये तो कवर कर रहे थे कि पूरा सुशांत सिंह का ये हुआ, व्हाटएवर, और उसमें बड़े बड़े एंगल्स ला रहे थे, पर इन्होंने खुद का कोई एक ब्रेकिंग न्यूज या फिर ये लाने की कोई कोशिश नहीं की, कोई खुद का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट या फिर कुछ और टॉपिक पे, क्योंकि इनको लग रहा था कि अरे इसी से तो टीआरपी आ रही है, क्योंकि रिपब्लिक तो बोल रहा है कि हम नंबर 1 है। हाँ। तो अब निकल के आ रहा है कि अभी जो पिछले हफ्ते खबर आई कि मुंबई पुलिस ने ये क्लेम किया है कि उनके टीआरपी भी मैनिपुलेट किए गए थे। अब इसका इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, वो तो देखेंगे उसका क्या होता है। पर अगर आप सोचेंगे कि हमारे टीवी बिजनेस में इतना बड़ा, मतलब ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने सर एक और चीज बोली, वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, कि उन्होंने बोला कि 80,000 से ज्यादा अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं जो बॉट अकाउंट है, और वो ये स्प्रेड करे जा रहे हैं। और तो मतलब आप सोचिए, पहले हम बोलते थे कि अरे न्यूज वाले कॉमन लोगों की बातें नहीं करते, पर अब लोगों की बात करना छोड़ दिया, वो तो बॉट्स की बात कर रहे हैं। मतलब इतने हद तक चले गए कि कोई पैरेलल यूनिवर्स में अगर आप कोई भी टॉपिक पे या नैरेटिव पे 80,000 अकाउंट क्रिएट करके कर दो, तो फिर ये न्यूज चैनल्स पकड़ के उसमें दौड़ने लगेंगे। तो मतलब ये बहुत इजी हो गया अभी। पर ये एक बात जो अतुल मैं कहना चाहती हूँ वो ध्यान देने वाली है कि बावजूद इसके जो भी हुआ, उसके बावजूद जो आंस्ट है बॉलीवुड का, या अगर आप इसको वो देखें, जो उन्होंने अर्जी फाइल की है उसको देखें तो, या कंप्लेंट जो फाइल की है उसमें, कि उसमें सिर्फ इन्हीं 2 चैनलों का नाम लिया गया है और मीडिया गैगिंग की बात नहीं है, और 3 ही शब्दों का इस्तेमाल है कि जो इर्रिस्पॉन्सिबल हो, डेरोगेटरी हो, डिफेमेटरी हो।
उस पर रोक लगनी चाहिए या उस तरह के कंटेंट को हटा लिया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये मुहिम, ये दो फाड़ नहीं है, ये इस तरह की कोई मुहिम नहीं है कि हाँ हम तो मीडिया को, पूरे की पूरी मीडिया को वो ब्लैकलिस्ट कर देंगे या आपसी रिश्ता खत्म हो जाएगा या कहीं किसी तरह की कोई, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एक जो जिसको बहुत अच्छे तरह से मेघनाथ ने समझाया, जो ये एक पूरा कॉन्स्पिरेसी चला, उसके खिलाफ ये आंस्ट है। ठीक बात। ये हमें इसका नहीं एक और भी पहलू है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, जो मिस इन्फॉर्मेशन वाला पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों के सामने एक ऐसी तस्वीर रखी गई फिल्म इंडस्ट्री की जो कि असलियत से बहुत दूर है। और आप एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री में आपका फिट दिखना, बेहतर दिखना, मेंटेन रखना अपने को सबसे पहली जरूरत है कलाकारों के लिए। और वो जो फिट दिखने का दबाव है, उसके चक्कर में उनको कितने तरीके के स्थितियों से गुजरना पड़ता है। मतलब जिम, ट्रेनिंग, ये तो सब है ही है, लेकिन लगातार कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है उस फिटनेस के लिए। उन तमाम सच्चाइयों को दूर करके आपने जिस तरह से ये कैंपेन चला कि सबके सब ड्रगिस्ट हैं और रोज ड्रग पी के सब बर्बाद हुए हैं, क्या ये रियलिटी से, मतलब यथार्थ और सच्चाई के आसपास की भी चीज है कि ऐसी इंडस्ट्री जिसका बेसिक डोमेन ही यही है कि सबसे पहले आपको अच्छा बेहतर दिखना है, अपने को फिट बनाए रखना है, उसको आप कह रहे हैं, तो वो सच्चाई से भी बहुत ज्यादा मेल नहीं खाती। अनु, एक सच्चाई जो आपने बयां की उसके ही ठीक ऑपोजिट मैं दूसरी सच्चाई भी बयां कर देती हूँ। ये भी सच है कि ये वो इंडस्ट्री है जहां पर you are as good as your last work, you are as good as your last success। so ये प्रेशर है, इस तरह का प्रेशर है। और जो भी है, जैसा भी है, एक्चुअली नंबर गेम्स जो बना रहे हैं या जिस मुकाम पर या जिस तरह की इमेज की चाहत बनी है, वो इमेज की चाहत कहाँ से आ रही है और वो किसके लिए किया जा रहा है। तो ये बात हम मतलब एकदम सिरे से खारिज करके और एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ये दे दें कि हाँ ये एक तरह का इमेज है, यहाँ इस तरह की का मेंटल हेल्थ इशू है या यहाँ इस तरह का परफॉर्मेंस प्रेशर है और इसलिए 10 तरह की चीजें होती हैं, लॉबिंग है, नेपोटिज्म है, कहाँ नहीं होता। लेकिन अगर है भी तो उसको उजागर करने के, उस पर बातचीत करने के, उस मसले पर विमर्श के शालीन तरीके हो सकते हैं। ये तरीका नहीं होता जब आप कहते हैं कि बॉलीवुड उतना ही, मतलब और ये मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ हालांकि, कि पूरे अरब का इत्र लेकर आप आए तब भी बॉलीवुड की गंदगी की जो बदबू है वो नहीं जाएगी। तो ये भी बहुत ऑफेंसिव स्टेटमेंट है। और मुझे लगता है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं, मेरे जैसे लोगों के लिए ही नहीं जिनकी रोजी रोटी अब बॉलीवुड के दम पर चलती है। इंडस्ट्री में सिर्फ कलाकार ही नहीं होते, डायरेक्टर्स ही नहीं होते, बहुत सारे और लोग होते हैं। हमारे लिए ही ऑफेंसिव नहीं है, उन सारे दर्शकों के लिए भी है जिन्होंने शिद्दत से वाकई में सिनेमा से मोहब्बत की है, जिनके लिए फलसफे बॉलीवुड की जुबान है। मतलब अगर मुझे जिंदगी में तकलीफ हो रही है तो मैं गाना सुनूंगी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, या मेरे लिए अगर मौत का मतलब सही तरीके से समझना है तो मैं शैलेंद्र का गीत उठा के या राज कपूर का गाना सुनूंगी कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। तो उस तरह का रिश्ता है मेरा बॉलीवुड के साथ एक दर्शक के तौर पर। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली दर्शकों के लिए भी और लोगों के लिए भी उतना ही ऑफेंसिव है। और हाँ ये सच्चाई है, लेकिन अगर ये सच्चाई है तो उस पर, जैसा कि मैंने कहा, विमर्श का तरीका कुछ और हो सकता था और पत्रकारिता, वाकई में पत्रकारिता की जा सकती थी उस पर, बजाय इस तरह के मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो मार दिए गए और जिस तरह का अतुल सर यहाँ पर ना मैं एक्चुअली अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू दिया था फेई डिसूजा को, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने कही थी कि जैसे अनु ने पॉइंट आउट किया, तो लाखों लोगों को आपने एक पेट ब्रश से बेसिकली बोल दिया कि ये सब ड्रग्स लेते हैं, ये सब नशेड़ी है, गंजेड़ी है, जो भी है। अनुराग कश्यप ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही, फेई डिसूजा ने उनसे पूछा कि आप जब कोई आपकी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं या फिर आप कोई डायरेक्ट करते हैं तो आपको ऐसे कितने इंस्टेंसेस दिखे हैं जहां पर लोग एकदम नशे में आए हैं और फिर अपना काम कर रहे हैं। तो अनुराग ने एक ही बात बोली कि यार अगर लोग नशे में आए हैं और काम कर रहे हैं तो वो काम कर ही नहीं पाएंगे,
और ऐसे लोग मेरे सेट पर कभी आते ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो अपने 100% परफॉर्मेंस में नहीं देंगे, एक 12 घंटे का पूरा उनका वर्क शेड्यूल है, प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है पूरा, मतलब 150 लोग वो सेट पर है, और एक आदमी की वजह से अगर वो पूरा खराब हो जाए तो वो कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। तो उनका कहना ये था कि वो अपने प्राइवेट लाइफ में क्या करते हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनके काम पे इफेक्ट आता है तो फिर वो ऑब्वियसली उनको बोलेंगे कि ये सब बंद करो, ये सब अच्छा नहीं है और ये हमारे काम पे इफेक्ट कर रहा है। तो ये कोई भी इंडस्ट्री में ट्रू है। जैसे न्यूज इंडस्ट्री में अभी ये देख लेंगे तो अगर कोई कोकेन करके आ जाएगा और फिर अपना कैमरा इधर उधर दिखाने लगेगा तो उसको कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। और ये पूरा उनके एक तो उनके वर्क शेड्यूल पे उसका इफेक्ट जाता है और उनके काम पर इफेक्ट जाता है। तो मेरे हिसाब से लोग सोचना ही बंद कर दिए अभी मतलब आप बोल रहे हो कि लाखों लोग अगर ड्रग लेते हैं तो फिर ये लाखों लोग इतने मूवीज, इतने कॉम्प्लिकेटेड मूवीज कैसे निकाल पाते हैं? मतलब बहुत मेघनाथ, हालांकि मेरी मतलब ये कुछ ऐसा नहीं सेक्शन है हो सकते हैं कि हो, हाँ, सच्चाई है, हर फील्ड की सच्चाई, ये हर फील्ड की सच्चाई है। यही वो फील्ड है जो गुरुदत्त जैसा जीनियस देता है, और उस गुरुदत्त को अल्कोहल मार देता है। हाँ, लेकिन मार देता है, मतलब दुख की बात ये है। और ये मसले बहुत सारे लेयर्स पर हैं। उसका परफॉर्मेंस का प्रेशर है, मेंटल हेल्थ का, पर्सनल, आपके इतना स्टेक पर होता है, मतलब इतने हाई प्रेशर में आप काम करते हैं कि आप 12 घंटे के शेड्यूल की बात करें, उस 12 घंटे के शेड्यूल के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक का प्रेशर होता है। तो मतलब 16 18 घंटे आप 500 लोग मिनिमम की यूनिट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके साथ। और जो प्रेशर है कि आपको और नंबर गेम का जो प्रेशर है वो अलग प्रेशर है, वो हम सब जानते हैं, सब उसे ये जो पूरा मीडिया का जो कैंपेन चला, मतलब जिस हिस्से ने जो चलाया, उसके अपनी जो पूरी स्टैंडिंग थी, जो अपना ग्राउंड था, वो कितना सुपरफिशियल था, उसके लिए मैं एक ट्वीट का जिक्र करता हूं और फिर आप लोगों से उसकी संक्षेप में टिप्पणी लेंगे। नाविका कुमार, जिनका नाम इस उसमें है और टाइम्स नाउ की जो एक एडिटर हैं, उन्होंने लिखा कि तो इस तरह से अब धमकाने की और मीडिया का गला घोटने की कोशिश की जाएगी तो इंडिया पूरा इससे लड़ने के लिए तैयार है। मुझे इतनी हास्यास्पद बात लगी कि मतलब ये एंटाइटलमेंट कहाँ से आता है खुद को इंडिया समझने का? मतलब तुम इंडिया के तिनके नहीं हो, इतने बड़े देश, इतना डाइवर्सिटी, इतनी बड़ी वो है, पॉपुलेशन है, इतना बड़ा हिस्ट्री है इसकी, और तुम अपने छोटे से हित के लिए कि तुम लोग एक अपना काम जो जिम्मेदारी से नहीं कर सकते, जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और उसको तुम देश से जोड़ के देख रहे हो कि पूरा देश इसका सामना करेगा। देश क्यों सामना करेगा? तुम देश हो क्या? यहाँ पर सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो टैक्टिक है ना कि सारे देश के लोग मेरे साथ है। आप कोई भी ओपिनियन पेल दो और फिर उसके बाद ये जोड़ दो कि आपके देश मेरे साथ है, तो फिर वो सही हो जाता है आजकल। बेसिकली मैं कुछ भी बोल दूं, जैसे अभी फॉर इंस्टेंस आप हम जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज की बात कर रहे हैं, तो लेटेस्ट कॉन्स्पिरेसी थियरी जो ये जस्टिस फॉर एसएसआर जो ग्रुप है वो स्प्रेड कर रहा है, वो ये है कि डार्क नेट पर इसका सुशांत सिंह का मर्डर जो है वो लाइव स्ट्रीम किया गया था और करण जौहर ने देखा था। और किस हिसाब से बोल रहे हैं? शाहरुख खान ने भी, हाँ, शाहरुख खान और करण जौहर ने देखा था। और ये किस हिसाब से बोल रहे हैं कि कोई फोटो निकाली उन्होंने और जहां पर सुशांत सिंह के आंखों पर जूम किया गया और वो आंखों में एक रिफ्लेक्शन दिख रहा था। तो कोई ऑप्टो कुछ तो भी एक कोई तो भी नया टर्म इन्वेंट भी कर दिया है। कोई 2011 के साइफाई डॉक्टर हु से निकाला गया एक साइंस है, स्यूडो साइंस, कि आंखों में रिफ्लेक्शन देखकर आपको पता चलेगा कि आपके सामने कौन है और वो क्या कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर ये बिलीव, और ये मैंने ट्विटर पर देखा है, मतलब लिटरली लोग इसको मतलब प्रोपोगेट कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम करके देखा गया है। अब आप सोचिए इस हद तक चला गया है। अब सीबीआई ने रिपोर्ट दे दिया है कि सुसाइड का मामला था, एम्स ने रिपोर्ट दे दिया है कि सुसाइड का मामला था, सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बोल रहे हैं कि सुसाइड का मामला था, कोई मर्डर एंगल नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, रिया चक्रवर्ती का कोई लेना देना नहीं है, ड्रग्स का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो सुपर जज हमारे दो हैं, नाविका कुमार और ये अर्नब गोस्वामी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी ऊपर अपने को मानते हैं जी, इन दोनों लोगों के लिए तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है।
पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई सर कि अर्नब गोस्वामी ने बैक डाउन नहीं किया। अर्नब गोस्वामी अभी भी वही कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे ले जा रहे हैं, पर नाविका कुमार एक्चुअली टाइम्स नाउ चैनल पे आप देखेंगे तो उन्होंने अपने यंगर कलीग्स को शो करने लगाए कि अब वो कहाँ पर है लोग जो बोल रहे थे कि मर्डर हुआ था, राइट? वो ऐसे मतलब लिटरली नाविका और ये राहुल शिवशंकर नहीं बोल रहे भी लगते हैं एग्जैक्टली मतलब अपने ही चैनल पे आप बोलोगे कि मर्डर हुआ था और फिर जब रिपोर्ट आएगा तो बोलेंगे कहाँ गए वो लोग जो बोल रहे थे कि मर्डर हुआ था। मतलब ये चल क्या रहा है? चीज है ये, एक और इसमें दिलचस्प चीज है कि आपने अगर ध्यान दिया हो तो टाइम्स ग्रुप के जो मालिक हैं विनीत जैन, उनका भी एक ट्वीट आया था और उन्होंने जिस तरह से दीपिका को टारगेट करके पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ड्रगिस्ट बोला गया था उसका विरोध किया था कि ये बहुत गलत बात है। और उसके बाद मतलब वो उनका खुद का चैनल उसमें शामिल था और उन्होंने ट्वीट किया था। उस चीज से भी शायद माहौल बदला है अपने बिल्कुल, क्योंकि जंगली पिक्चर्स को भी तो फिल्में बनानी है ना, और टाइम्स नाउ इकलौता आम तो है नहीं, बहुत सारे और एंटिटीज हैं जिनको बचाए रखना है, तो वो तो ये तो जरूरी भी था। तो यहाँ पर ना एक सर एक मजे की बात हुई, ये जब विनीत जैन जी ने ट्वीट किया था तो हमने वो देखा और फिर मैं तो मतलब ट्विटर को एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म की तरह यूज करता हूँ आजकल, तो मैंने उनके ही ट्वीट के नीचे न्यूसेंस की क्लिप डाल दी कि जिसमें नाविका कुमार बोल रही है कि एसएसआर का मर्डर हुआ है एक्सेट्रा, और फिर उन्होंने 2-3 बार और किया तो फिर और भी मैंने न्यूसेंस के और टिप्पणी के क्लिप्स डाल दिए उसके नीचे कि भैया आपके ही चैनल पे ये हो रहा है, देख लो कौन से चैनल के ये और फिर हुआ क्या मजे की बात कि कल विनीत जैन ने एक ट्वीट किया कि ट्विटर ने एक ऐसा नया सिस्टम लाना चाहिए जिससे वो रिप्लाईज डिलीट कर सके तो मतलब और उन्होंने उनके ही मैंने जिस पे डाले थे वो उसके तो उसमें हाइड रिप्लाई कर दिया था, तो उनके ही ट्वीट पे मेरा जो रिस्पांस था वो छुप गया था। मतलब इसका मतलब ये कि विनीत जैन ये सब पढ़ भी रहे हैं और खुद उसको हाइड भी कर रहे हैं, मतलब उनको पता है कि उनका चैनल क्या कर रहा है, फिर भी उनको सुनना नहीं है या फिर लोगों को दिखाना नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं तो ट्विटर को ये सलाह दूंगा कि ट्विटर को एक ऐसा लाना चाहिए कोई सिस्टम जिससे वो आदमी की डुप्लिसिटी को हाइड कर दे और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो फिर वाकई में हमारा धंधा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का धंधा तो बंद हो जाएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो आपको वहां मिल ही रहा है। अनु एक सॉरी मेरा एक सवाल था आपसे, ये जो बॉलीवुड को जो पेंट करने का जो काम किया है कि सब ड्रगिस्ट है, सब ये है वो है, और फिर अभी कुछ महीनों से ये एक बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है, राइट? जहां पर जैसे मिर्जापुर का कोई शो आया तो उसको बॉयकॉट कर दो, मतलब शायद आजकल के जमाने में ये ब्रेव चीज है कि आप आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ देख नहीं रहे हो, तो ऐसी जो बॉयकॉट की जो ट्रेंड्स चलती है वो इंडस्ट्री पे कितना इफेक्ट करती है? कुछ भी इफेक्ट होता है? कोई व्यूअरशिप में इफेक्ट होता है? और इंडस्ट्री के लोग इसको क्या कैसे देखते हैं ये सब बॉयकॉट को? मुझे तो लगता है कि असर इस तरह सड़क 2 का ट्रेलर आया और सबसे सड़क 2 का हाँ ट्रेलर जी लेकिन मुझे लगता है कि सड़क 2 इसलिए असफल नहीं रही क्योंकि ट्रोल हुई या फिर डिसलाइक्स इतने मिले, और सबसे मुझे लगता है कि वो कहानी की दिक्कत थी और वो फिल्म की समस्या थी। तो अगर असर पड़ता है तो इसलिए नहीं क्योंकि बॉयकॉट हुआ या किसी तरह का ट्रेंड चल गया बॉयकॉट करने का, इसलिए क्योंकि वो इनहेरेंट प्रॉब्लम फिल्म की या स्टोरी की होती है। तो इसको बल्कि मुझे तो लगता है कि इस तरह का जो भी नेगेटिव ट्रेंड शुरू होता है वो उसको और एलिवेट करता है और उस तरह की तवज्जो दे दी जाती है जो उसका शायद वो एक फिल्म या एक जो भी क्रिएटिव फॉर्मेट है शायद हकदार ना हो। तो बल्कि बॉयकॉट करते हुए भी हमें सोचना चाहिए कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि, और मजेदार बात है ना कि मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि मेरे कम से कम अपने सर्कल के व्हाट्सएप ग्रुप के चाचाओं, मामाओं, ताऊजी, भैया, कजिन्स के ग्रुप के बारे में ये कह सकती हूँ मैं दावे के साथ कि कल को जो बॉयकॉट, और मुझे भी इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पता नहीं लोगों को मतलब मुझसे क्या खुन्नस होती है। मैं तो कहा मतलब जुम्मा 4 दिन हुए मुझे बॉलीवुड
बजाय इसके कि वही लोग होंगे जो कहेंगे कि अच्छा सुष्मिता सेन के साथ एक सेल्फी दिलवा सकती हो क्या, अरे मैं मिलना चाहूंगी तुम्हें। सेल्फी लेने का वक्त आएगा तो सबसे पहले दौड़े हुए वही लोग आएंगे। तो ये है, मुझे तो लगता है कि ये असर पड़ता है बॉयकॉट। मीडिया का जो हिस्सा था, मीडिया ने की जो भूमिका थी उस पर तो हमने बात की। उसके अलावा भी टेलीविजन की दुनिया में बहुत दो और बड़ी चीजें हुई हैं, और वो जो जिसका जिक्र में, जैसे मेघनाथ ने कहा कि वो आपस में इंटरलिंक्ड चीजें हैं, तो हम उसका भी जिक्र करते हैं और उस पर भी बात करते हैं थोड़ा सा। एक बहुत आयरॉनिक सिचुएशन हुई है पिछले हफ्ते कि दो बड़े जो विज्ञापनदाता हैं, दो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं हिंदुस्तान की, बजाज ग्रुप और पार्ले, उसने अनाउंसमेंट किया कि अब वो ऐसे किसी टेलीविजन चैनल को, न्यूज चैनल को अपना ऐड नहीं देंगे जो कि नफरत फैलाने वाले कंटेंट या इस तरह के कंटेंट दिखा रहे हैं। और जब ये विज्ञापन रोकने की बात हो रही थी, तब ठीक उसी समय कुछ नफरत फैलाने वालों ने एक विज्ञापन को ही रोक दिया, और ये तनिष्क का विज्ञापन था। और उसमें गलती बस इतनी थी कि वो जो विज्ञापन दिखाया गया उसमें एक मुस्लिम परिवार के अंदर, आप उसे गलती मानते हैं अतुल? गलती जो दिखाई गई, बनाने वाले ने जो दिखाया, उसमें एक मुस्लिम परिवार में एक हिंदू बहू दिखा दिया, और ये करना उसके ऊपर सारे दुनिया भर के पाप लेके आया। और उसने विरोधियों ने जिस तरह से, कट्टरपंथियों ने उस पर हमला किया, उसके सामने तनिष्क ने घुटने टेक दिए। सबसे शर्मनाक जो बात रही वो ये कि घुटने टेक दिए। तो कायदे से टाटा समूह को इसके सामने अड़ना चाहिए था, रुकना चाहिए था कि इसमें ऐसा क्या है कि जिसे दिखाने में किसी को परहेज है या ऐसी सच्चाई नहीं है हमारे समाज की, इस तरह की चीजें। और इसमें ये तो मतलब अच्छाई बुराई का भी सारी बहस को खत्म कर देती है। तो ये जो पार्ले और बजाज ग्रुप ने फैसला किया, सबसे पहले उस पर बात करते हैं मेघनाथ जी। हमारे यहाँ ब्लडलस्ट के नाम से एक अभियान काफी टाइम से न्यूज लॉन्ड्री चला रहा था, और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो पूरा कैंपेन था अब एक तरह से स्पीड पकड़ चुका है जी, और उनका एक असर है कि इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज अब इस तरह के घटिया कंटेंट के खिलाफ खड़े हो रहे हैं जी। सर यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो आपने जैसे बोला कि एडवर्टाइजर्स को कॉल आउट करने की बात अभी हो रही है और फिर उसका इफेक्ट भी दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा जो हमने कवर किया है उसके बारे में बता दूं हमारे श्रोताओं को। पालघर में जब इंसिडेंट हुआ था और जो अर्नब गोस्वामी ने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश की थी उस पे, तो उसका एक स्पॉन्सर था रेनो जो गाड़ी की कंपनी है उनको। तो हमने वो स्टोरी की जी, जो हमने वो स्टोरी की। हुआ क्या कि एक स्टॉप फंडिंग हेट करके एक हैंडल है यूनाइटेड किंगडम्स का, और उनका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। उन्होंने उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करके अपने कंट्री में भी, हमारे आर्टिकल को अपने कंट्री में अपनी वेबसाइट पर छाप दिया। तो उसकी वजह से जो उनका जो पेरेंट हेडक्वार्टर कंपनी है उनको थोड़ा सा दुख हुआ क्लियरली, क्योंकि उन्होंने वो एड्स विड्रॉ कर लिए। और फिर हुआ क्या कि निसिन जो जिसमें एक्चुअली रेनो का इन्वेस्टमेंट है वो एड्स करने लगे। तो मतलब आप सोचिए कि मतलब ये इफेक्ट भी जो हो रहा था अभी तक वो ऐसे थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा बोर्ड रूम में बातें करके थोड़ा सा स्नीकीली कुछ तो भी हो रहा था। अब ये 1 साल बाद पहली बार हुआ है कि ब्रांड्स अब खुले में बोलने लगे हैं कि नहीं, ये जो हो रहा है, ये जो हम कंटेंट फंड कर रहे हैं वो गलत है और ये हमको सोचना चाहिए। अब एक और एग्जांपल दूंगा सुदर्शन टीवी का, जो अमूल ने जो उस पे एडवर्टाइजमेंट्स किए थे। तो अमूल के साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एडवर्टाइजमेंट्स किए थे। अब वो जो एडवर्टाइजमेंट था वो यूपीएससी जिहाद शो पर था, जो मुहिम चलाई थी वो सुदर्शन न्यूज वालों ने, सुरेश चौहान के ने। उसके बाद मैंने आर्टिकल लिखा था वो, मतलब कि वो शो में क्या किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने तो वो आर्टिकल लिख के छोड़ दिया सुबह, और फिर मैं तो अपने काम में लग गया। रात को देखता हूँ तो बॉयकॉट अमूल ट्रेंड करने लगा है, रात को देखता हूँ तो इंडिया विथ अमूल भी ट्रेंड करने लगा है साथ में। तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब ये बॉयकॉट का कहाँ से आ गया ये एकदम। तो मेरा ही आर्टिकल शेयर करके बहुत लोगों ने वो उठा के बोल रहे थे कि अमूल को बॉयकॉट करो। अब मैं पर्सनली इसको मानता नहीं हूं कि कोई भी ब्रांड को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि जैसे फिल्म इंडस्ट्री का मामला है कि आप पूरे एक पेंट ब्रश से सबको नहीं ये कर सकते, वैसे ही एक अमूल जैसे कंपनी में जहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं, उनके बोर्ड वालों ने या फिर उनके एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने जो डिसीजन लिया है उसका इफेक्ट आप एम्प्लॉयज पे क्यों डाल रहे हो।
तो मैं बॉयकॉट को मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो ये सब जो चीजें हो रही है, आई थिंक इसका थोड़ा सा इफेक्ट दिखने लगा है, और फिर ये अच्छा भी है, क्योंकि आप सोचिए अगर आप ये टीआरपी का भी मामला देख लेंगे तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो हमारे न्यूज चैनल्स अभी जो चल रहे हैं वो एड्स के बेसिस पे चल रहे हैं, और उनका ऑपरेशन कोई प्रॉफिटेबल तो है नहीं, न्यूज कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है ही नहीं बेसिकली। तो इनको अपना ऑपरेशन चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट चाहिए, और एडवर्टाइजमेंट्स लाने के लिए ये ऐसे जस्टिस फॉर एसएसआर वाला कांड चला देंगे, या फिर हाथरस में जो श्वेता सिंह कर रही है, जो घूम घूम के अपर कास्ट लोगों का वो बयान लेके थोड़ा सा उसको सेंसेशनलाइज कर रही है। वहां पर भी थियरीज हो रहे हैं कि जो पीड़िता थी और जो अक्यूज थे उनका कोई रिलेशनशिप था साथ में, क्योंकि फोन कॉल किए गए थे एक दूसरे को। मतलब कुछ भी अनशन कुछ भी चल रहा है, और इसको एड्स चला रहे हैं, इस पर एड्स लोग चला रहे हैं। तो आई थिंक ये एक मुझे लगता है एक थोड़ा सा टिपिंग पॉइंट है अभी हम जो देख रहे हैं। अनु, आपको क्या लगता है ये जो विज्ञापन रोकने का फैसला किया या इस तरह के कंटेंट को, इससे आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसी ताकतवर एक डिटरेंस पैदा होगी न्यूज चैनलों की जो इस समय मची हुई भागदौड़ है या खबरों को लेकर जो खींचतान है उसमें सुधार होगा? मुझे तो लगता है कि अगर सिंबॉलिक भी है ना, और अगर उस पर उसका कुछ बहुत दूरगामी प्रभाव न भी दिखे, तो भी एक किस्म का मैसेज जाना, इस तरह का मैसेज जाना जरूरी होता है। हाँ, बिल्कुल बाजार की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन बावजूद इसके अपनी मैसेजिंग के साथ हम कौन से प्लेटफॉर्म को एसोसिएट कर रहे हैं, ये जरूर एक ब्रांड का की स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, या प्रिंसिपल का, जिस सिद्धांत के लिए वो ब्रांड खड़ा होना चाहता है, जिस वैल्यू सिस्टम की बात करना चाहता है, उसका हिस्सा होता है। तो ऐसे में अगर एक सिंबॉलिक इस तरह की शुरुआत भी होती है, तो मुझे तो लगता है कि ये सकारात्मक शुरुआत है, और ये जरूरी भी है, और इस पर बातचीत भी होनी चाहिए, और इस पर इसको समझने की कोशिश भी होनी चाहिए। और मैं वाकई में ये जानने, हालांकि मैंने ब्लडलस्ट का कोई भी आर्टिकल नहीं पढ़ा, माफ कीजिएगा मेघना, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि वो प्रभाव क्या, मतलब डज इट एक्चुअली इम्पैक्ट द नंबर्स इवेंचुअली, व्हाट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट इट विल हैव। तो अगर ये दो ब्रांड्स हैं, और उसके अलावा फिर 2 और ब्रांड्स का आप जो नाम ले रहे थे, अगर वो डिसाइड करता है कि हाँ हम इन 5 चैनलों पर, तो उसका क्या असर पड़ता है चैनलों के रेवेन्यू, मतलब पीएनएल पर। क्योंकि ये भी सच है कि एक बड़ा हिस्सा उनके पास जो एडवर्टाइजमेंट का आ रहा है वो तो सरकारी विज्ञापन से आ रहा है। जी एग्जैक्टली। तो ये इसमें क्या है अनु, एक तो अभी मेघनाथ भी उसका जवाब देंगे, लेकिन इसमें एक तो ये है कि सरकारी विज्ञापन जो आ रहे हैं उसकी वजह से ये अभियान बहुत असरदार हो पाएगा, ऐसा सोचना मुश्किल हो पा रहा है ना। लेकिन एक चीज है कि ये उनके रेवेन्यू पे असर नहीं डालेगा, बल्कि उनके कंटेंट को सुधारने का दबाव डालेगा। ये एक अंतर इसमें पड़ेगा। तो बिल्कुल, अगर कंटेंट को सुधारने की शुरुआत भी होती है, या थोड़ा सा भी कहीं पर भी असर पड़ता है इसका रिस्पॉन्सिबली, और तो क्या है, आप पत्रकार हैं तो आप बेहतर जानते हैं, मैं तो एक दर्शक के नाते से बात कर रही हूँ, क्योंकि पत्रकारिता तो मैंने छोड़ दी, भाग गई वहां से। तो एक दर्शक के नाते से मैं बस ये कह रही हूँ कि इतनी तो समझ, मतलब एक नागरिक जिम्मेदारी होती है ना, तो एक मीडिया एथिक्स होता है, लेकिन एक इंसान के तौर पर हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी में हेट्रेड को बढ़ावा देना नहीं होता। जिम्मेदारी में बिल्कुल समावेश करना, साथ में लेकर चलना, कुछ उसूल और सिद्धांत जिन पर हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है, उस पर यकीन करना, एक नेशन के तौर पर हम जिन सिद्धांतों पर यकीन करना चाहते हैं उनको बढ़ावा देना, वो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना, एक आम इंसान के तौर पर। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल जवाब है अनु आपके सवाल का, कि आप बोल रहे हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रेनॉ निकल गया पर उनकी एक कंपनी वापस आ गई, तो मतलब न्यूज चैनल्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब जो रिपब्लिक से जो निकल गया उस पे क्या इफेक्ट। ये बहुत ही सही पर्सपेक्टिव है। पर मेरा मानना ये है कि इंसेंटिव की बात होती है। अगर ये एक फॉर प्रॉफिट मॉडल है न्यूज का, जिसमें उनका मतलब ऑब्वियसली वो चला क्यों रहे, क्योंकि प्रॉफिट होता है, क्योंकि उनको बिजनेस चलाना है। तो आप सोचिए इंसेंटिव की बात आ जाती है इमीडिएटली।
अगर आप एक हेटफुल काइंड ऑफ कंटेंट को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं और उसको इंसेंटिव्स एडवर्टाइजर्स दे रहे हैं, तो न्यूज चैनल्स तो वही करेंगे। अब इनका ये सिग्नलिंग एक्सरसाइज है ये बोलने के लिए कि हमको अच्छी पत्रकारिता जो है उसको इंसेंटिवाइज करना है। जी जी। तो आई थिंक अगर बजाज और पार्ले जो कि काफी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, जोमेटो, अगर ओला ये भी ले ले, तो अगर इन्होंने बोला न्यूज चैनल्स को कि अगर आप जब तक आप आपका रवैया नहीं सुधारेंगे तब तक हम ऐड नहीं करेंगे। अब न्यूज चैनल्स की आप तरीके से देख ले तो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ एडवर्टाइजमेंट किसी और ने भी ले लिया होगा, फिर भी उनका तो यही ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं हमको और पैसा चाहिए, तो अगर और पैसा चाहिए तो अब हमको ये भी करके फिर जोमेटो की भी एड्स आ जाएंगे। तो फिर ये इंसेंटिव की बात आ जाती है, राइट, कि जहां पर न्यूज चैनल्स को ये हमको एक आईना दिखाना भी जरूरी हो गया है कि भैया आप जो कर रहे हो वो गलत है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, इसमें इससे डिवीजन स्प्रेड हो रहा है, इससे हेट्रेड स्प्रेड हो रहा है, और इसको इंसेंटिवाइज नहीं करना चाहिए, ये बिजनेस लीडर्स नहीं बोलना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि यूएस में ये काफी इफेक्टिव हुआ है। टकर कार्लसन नाम के एक ऐसे ही थोड़े से अर्नब गोस्वामी टाइप के एंकर है, उनके चैनल पे से काफी एड्स विड्रॉ हो गए थे। तो वहां पर भी लोगों ने यही बोला था कि भैया आप इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो वही करे जा रहा है, वही बेसिकली वही कॉन्स्पिरेसी थियरीज वही करे जा रहा है जो पहले करता था। तो अभी ना ये एक बहुत ही नीश सॉर्ट ऑफ मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट ही बोलूंगा मैं। अतुल सर आप भी अगर इसमें थोड़ा सा विचार देंगे तो, पर ये एक शुरुआत है, एक कन्वर्सेशन की शुरुआत है। इसका एक और इफेक्ट हो रहा है कि हमको ये दिखाई दे रहा है कि डिजिटल जो कंटेंट है, जो स्टोरीज है, जो जर्नलिज्म है, जैसे न्यूज लॉन्ड्री करता है, उसमें व्यूअरशिप ज्यादा बढ़ रही है। मैं ये सवाल आपसे मेघनाथ पूछना चाहती थी कि आपने इतनी खूबसूरती से समझाया, तो क्या इसका असर इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, विल इट वर्क एज अ शॉर्टेन आर्म फॉर देम? और एक और मतलब एक इसका बिगेस्ट इंडिकेटर, में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मिंट में, जिसमें ये बोला गया था कि 2021 तक जो डिजिटल एड्स पर जो स्पेंडिंग होता है ब्रांड्स का, वो प्रिंट से ज्यादा हो जाएगा। अभी टीवी चैनल्स को सबसे ज्यादा मिलता है, फिर प्रिंट को मिलता है, फिर डिजिटल को मिलता है। तो 2021 तक वो बोल रहे हैं कि प्रिंट से ज्यादा डिजिटल में इन्वेस्ट करेंगे, और बोल रहे हैं कि 2025 तक टीवी से ज्यादा डिजिटल में इन्वेस्ट करेंगे। तो आप देखिए पैसा भी कहां जा रहा है, पैसा भी डिजिटल की तरफ ही जा रहा है। और ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है कि ये टीवी चैनल जैसे अनशन चीजें कर रहे हैं, क्योंकि अब एक रिड्यूसिंग ऑडियंस को आप क्या ही देंगे, एक तो बिग बॉस देंगे, एक तो कपिल शर्मा शो देंगे, या फिर जस्टिस फॉर एसएसआर जैसे एंटरटेनमेंट कॉन्स्पिरेसी देंगे। तो आपको जो दिखाई दे रहा है अभी, और ये आई थिंक और 3-4 साल तो चलेगा ही, ये एक मरती हुई इंडस्ट्री का इंडिकेशन है। वो बोलते हैं ना कि अगर आप शेर को एक कोने में रेस्ट्रिक्ट कर दो तो वो शेर आप पे कूद पड़ेगा। वही चल रहा है अभी टीवी न्यूज चैनल्स का। मैं तो थोड़ा सा रेडिकल हूँ इस मामले में, अतुल सर भी चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी टीवी इंडस्ट्री मर जाए जल्दी से, मतलब जितने जल्दी हो सके उतने टीवी न्यूज चैनल सब बंद पड़ने चाहिए, और बहुत जल्दी बंद पड़ने चाहिए। ये जो मतलब मैं मेघनाथ जितना रेडिकल आइडियाज तो नहीं करे, लेकिन मैं ये बात सही है कि जो कंटेंट का तरीका है, कंटेंट डिसाइड करने का टीवी चैनल का, उसमें बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल चेंजेस लाने की जरूरत है। और उनको समझने की जरूरत है कि वो एंटरटेनमेंट या नौटंकी या सेंसेशन नहीं, न्यूज़ बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडियम है। न्यूज़ का बिजनेस जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक काम है, और उसको उसी के कोर, भाई हर चीज के एक, हर पेशे की अपनी कुछ कोर वैल्यूज होती हैं। तो न्यूज़ की जो अपनी कोर वैल्यूज है उसको कॉम्प्रोमाइज करके, उसके साथ समझौता करके आप बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। किसी भी चीज में ये लागू होती है बात। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए, और जो इस बातचीत में हम लोग, एक और चीज इसका दूसरा पहलू था, उस पर भी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से तनिष्क वाले विज्ञापन को हमला किया गया, निशाना बनाया गया और रोका गया, उस पर मैं अनु आपकी और मेघनाथ आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, और उसके बाद फिर हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। अतुल, मैं तो हैरान परेशान थी, मतलब
मतलब मैंने कई बार वो ऐड देखा और मैं सोचती रही कि अच्छा क्या है इस ऐड में, मतलब आपने कहा था कि खराबी या गलती, मैं सोचती रही क्या गलती है कि अच्छा इसको ऑफ वाइट साड़ी पहना दी गई जबकि लाल या पीला जैसा था, या ब्लाउज का रंग हरा था तो उसको भगवा होना चाहिए था, या फिर हाँ अगर यही अच्छा अगर मान लिया कि मुसलमान लड़की होती जिसकी हिंदू परिवार में गोद भराई हो रही ये किया जाना चाहिए था। तो मतलब हम तो इसका मतलब है कि हम खुद पर यकीन नहीं करते, हम अपनी बच्चों की परवरिश पर यकीन नहीं करते, अपने संस्कारों पर यकीन नहीं करते, अपने देश के मूल्यों पर यकीन नहीं करते, अपने संविधान पर यकीन नहीं करते, धर्मनिरपेक्षता पर तो बिल्कुल नहीं करते। ये इंडिविजुअल चॉइस है, उसने अगर जिसको आप लव जिहाद कहते हैं वो एक इंडिविजुअल चॉइस होता है, वो आप कम से कम उस इंसान की मतलब और खूबसूरत मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा था। अब ये लव जिहाद एक ऐसी धारणा है जो पूरी तरह से मतलब मैं कहूंगा कि हवाई या इसके पीछे पॉलिटिक्स है, असल में इसके पीछे और कुछ नहीं है। ये लव जिहाद एक पॉलिटिकल टूल है जिसको कि और जो सीधे सीधे अटैक करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर, आपके संविधान के ऊपर सीधे सीधे अटैक है। ये कि आज तक सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में एक भी ऐसा मामला साबित नहीं हुआ है जिससे ये साबित हो सके कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ऑर्गेनाइज तरीके से की जा रही है। दो अडल्ट लोग अपनी मर्जी से किससे शादी करते हैं, किससे नहीं करते, किसके साथ रहना चाहते हैं, ये अधिकार उस संविधान के द्वारा दिया गया है जिसके साथ ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स खिलवाड़ कर रही है, उस पर अटैक कर रही है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि आज इतनी ये हालत हो गई है एक विज्ञापन से, और 70s और 80s में इस तरह की अनगिनत फिल्में बनी हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम इस तरह के भाईचारगी को, इस तरह के पैटर्न को बहुत मस्ती में और बहुत बार दिखाया किया गया है। अमर अकबर एंथनी से लेके जंजीर में यारी है ईमान मेरा यार, मतलब एक हिंदू मुस्लिम उसकी जो भाईचारे की जो पूरी ट्रेडिशन है इतने तरीके से दिखाएगी, क्या वो आज की तारीख में संभव है? और सर यहाँ पर ना मुझे एकदम वो नाना पाटेकर का सीन याद आता है, वो हाथ काट के ये तेरा खून है, ये हिंदू का खून है, ये मुस्लिम का खून है, ये देख कलर अलग है क्या, कलर अलग है क्या। वही बात हो गई सर। आई थिंक एक तो ना हमारी एक जस्ट सोशल मीडिया के जमाने में एक आदत सी हो गई है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने कुछ बोल दिया। जैसे एक बहुत ही फनी सा मैंने एक ओपिनियन देखा कि मैंने देखा कि मेरे नेबर ने अपने दूसरे नेबर को चाटा मारा और मुझे लगता है सारे नेबर ऐसे ही करते हैं। तो ये एक मेरे एक के सैंपल साइज की वजह से बहुत सारे रिट्वीट होने की वजह से मैं ये बोल सकता हूँ और देश के लोग मेरे साथ हैं। अब ये जो नैरेटिव जो है ना सोशल मीडिया पे ये बहुत चलता है। बेसिकली लोग ऐसे समझना भी चाहते, मतलब सोचना भी चाहते हैं कि हाँ ये ऐसे ही मैंने जो पहले सोचा था, मैंने जो कि हमारे समाज में हिंदुओं को दबाया जा रहा है और मुस्लिम्स के बहुत बच्चे हो रहे हैं, ये वो व्हाटएवर, ये सब कंटिन्यूएशन में ही है। तो अब जब तनिष्क वाले लोग अब यहाँ पर एक आपको ये भी सोचना चाहिए कि तनिष्क वाले मार्केटिंग के लोगों ने ये क्या सोच के ऐड बनाया था कि एसेंशियली वो ब्रांड का नाम है एकत्व, जिसका मतलब है यूनिटी। तो अब यूनिटी दिखाने के लिए ये अच्छा है, मतलब। और मैंने भी वो ऐड देखा जैसे अनु ने देखा, मैंने पहली बार जब देखा तो मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि वो हिंदू है और मुस्लिम है। फिर मैंने ध्यान से देखा, फिर पता चला अच्छा वो कपड़ों में धर्म छिपा होता है। वो एक कैप पहना हुआ आदमी दिखाया था, वो एक ये हुआ था, तो वो अलग टाइपिंग है, वो अलग मसला है बहस। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने तो वो उसको नोटिस भी नहीं किया। पर आप सोचिए कि जो माइंडसेट इसमें दिखाया, जो लोग इस पर बात कर रहे हैं, उनका माइंडसेट देखने की हमको जरूरत है। जो घृणा की नजरों से सब चीजों को देख रहे हैं, वो किसी में भी गलती पाएंगे। अब आप एक मजे की बात देखिए, ये ऐड आ गया, आउटरेज हो गया, और फिर वो ऐड मतलब दे टुक इट डाउन, और फिर उन्होंने एक अपॉलॉजी स्टेटमेंट भी दिया जिसमें उन्होंने बोला कि सॉरी हमने आपके सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिया एक्सेट्रा, हम अपने एम्प्लॉइज की जान पर खतरा नहीं लाना चाहते, ऐसे तनिष्क ने बोला। अब उस पे भी आउटरीच शुरू हो गया कि आप बोल रहे हो कि हिंदू मारामारी करते या फिर हिंदू वायलेंट है। तो ये स्टेट, हाँ, तो मतलब
तो विरोध तो यही था ना कि भाई अगर तुमने नहीं हटाया तो हम कुछ कर बैठेंगे। एग्जैक्टली तो मतलब अब वही क्राउड जो पहले ये एड के खिलाफ जा रहा था अब अपॉलॉजी के खिलाफ जा रहा है, अब वो शांतिदूत हो रहा है जी। और ऊपर से आपने जो खबर देखी, एक कुछ अपॉलॉजी नोटिसेस लगाए गए तनिष्क के शोरूम के बाहर, क्योंकि थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे कि आप ये एड को बॉयकॉट कीजिए एक्सेट्रा। अब आप सोचिए, एक मैनेजर तनिष्क का एक शोरूम चला रहा है बेचारा, उसको ये कॉल्स आ रहे हैं, वो क्या करेगा? मतलब सीरियसली, मतलब अब उसको आपको क्या बोलना है कि आप आपके प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाओगे जब तक आप ये नोटिस नहीं लगाओगे कि मैं खुद के कंपनी के एड को बॉयकॉट करता हूँ, मतलब मैं खुद की कंपनी को ही बॉयकॉट करता हूँ। ये कौन सा लॉजिक लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक बात। अनु, आपको कोई टिप्पणी इस पर? नहीं, मेरी आखिरी टिप्पणी तो यही है कि जैसा कि वेंगनाथ ने कहा कि घृणा की नजर से देखते हैं, मैं तो मोहब्बत की नजर से देखती हूँ, तो मुझे मोहब्बत की नजर में से मोहब्बत ही नजर आई। मुझे लगा ये कितना सुंदर सा है, मतलब एक तो नई जिंदगी आ रही है और इससे खूबसूरत क्या होगा कि इंटरफेथ मैरिज का इतना खूबसूरत सा। तो मुझे तो सिर्फ वही दिखाई दिया, तो मेरी नजर का दोष आप कह सकते हैं। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई कि टाटा जैसी कंपनी, जिसको हम मानते हैं कि हाँ एक किस मतलब उनके अपने सिद्धांतों और उसूलों के पर चलने वाली एक कंपनी है, वो जब बाउ डाउन करती है और इस तरह का पूरा एक खेल शुरू हो जाता है तो फिर अफसोस जरूर होता है। तो ऐसे में एक एक्चुअली अनु, एक सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर बिकॉज एक रिपोर्ट आया था आई थिंक 2 साल पहले, जहां पर ये दिखाया गया था कि सबसे ज्यादा डोनेशंस जो बीजेपी को मिले वो टाटा से मिले। टाटा से गए मैं, तो मतलब और बड़ा मुश्किल नहीं है। हाँ, और पर मतलब लोग ना, मुझे थोड़ा लगता है कि कितने ऑप्टिमिस्ट भी है कुछ लोग, कि बोल रहे हैं कि अब टाटा को अब फिर से सोचना चाहिए कि वो फिर से बीजेपी को डोनेट करेंगे या नहीं। जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस को अगर इंडिया में चलना है और बढ़ना है तो पावर में जो लोग हैं उनके क्लोज रहना बहुत जरूरी है। ठीक बात। नहीं तो फिर उनके अगेंस्ट जो लॉज जो हमारे यहाँ पर अप्लाई होते हैं स्पेशली बिजनेसेस पर, वो इसी पे डिपेंडेंट होते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट से कितना क्लोज है। तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर ये तनिष्क से कुछ होने नहीं वाला, वो फिर भी फंड करते रहेंगे, मुझे तो लगता है। अतुल सर, आपको क्या लगता है? मैं नहीं, ये तो विज्ञापन उनके रोक लगने वाली है ना, टाटा उनकी फंडिंग पे किसी तरह की कमी लाने वाला है, क्योंकि वो एक ही सच है कि जो भी और धनतेरस पर तनिष्क में लोग आएंगे और खरीदारी होगी, आप उसकी भी चिंता मत कीजिए। तो इसी के रिलेटेड एक और छोटा सा हिस्सा है जिस पर मैं चाहूंगा कि सरसरी तौर पर हम लोग एक बार देख लें। जो बॉम्बे हाईकोर्ट का वो एक ऑब्जर्वेशन आया है कि हमें मतलब केंद्र सरकार को एक इस तरह का मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो कि टेलीविजन न्यूज के ऊपर नजर रखे। हालांकि अभी आज की तारीख में NBSA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के तहत काम करती है, और इसके अलावा एक नया जो ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया है लोगों ने, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन करके। तो ये है, लेकिन ये दोनों प्राइवेट संस्थाएं हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सरकार का कोई निगरानी तंत्र हो उस तरह से जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट के लिए करती है, उस तरह की कोई बॉडी हो। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी कोई बहुत प्रभावी संस्था नहीं रही है और कोई ऐसा बड़ा उसका रोल नहीं रहा जिससे कि प्रिंट मीडिया को पे कोई कार्रवाई हो जाए, या वो एक तरह से टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन ही साबित हुआ वो भी, लेकिन फिर भी उसको कुछ जुडिशियल पावर्स हैं। तो गवर्नमेंट, एक बड़ी हम लोगों के लिए दुविधा की स्थिति हमेशा से रही है कि किस हद तक किसी तरह का रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो, और वो सेल्फ रेगुलेशन जैसा हो या फिर मतलब प्राइवेट हाथों में हो या फिर सरकार के हाथों में हो। तो पता है इसको सर क्या सॉल्यूशन है इसका? टीवी चैनल्स मरने चाहिए, तो मतलब रेगुलेशन की बात ही नहीं आती। वो मेघना जैसा कोई रेडिकल इंसान इसके लिए इस तरह का सुझाव देगा। लेकिन मेरा तो मतलब 2 सेंट्स, माय 2 सेंट्स बहुत मतलब छोटा मुंह बड़ी बात जैसी बात होगी, लेकिन हालांकि मैंने अपना करियर टीवी जर्नलिज्म से शुरू किया था, उस लिहाज से मुझे ये बोलने का हक है कि किसी भी तरह की रेगुलेटरी बॉडी आप टीवी में काम नहीं करें तब भी आपको बोलने का अधिकार। हाँ, बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था।
जी बिल्कुल, भूल जाते हैं हम कई बार, क्योंकि वो देश के साथ के लोग होते हैं ना, तो वो हमारी फिर वो निजी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भरोसा नहीं होता हमें, क्योंकि देश के साथ बहुत लोग हैं। देश के साथ बहुत तो जब हम किसी तरह का कागजी शेर बना देते हैं जिसकी एक कमान सरकार के हाथ में हो, तो उसके जो अपने डायनामिक्स हैं और उसके जो अपने मसले हैं, वो ये उससे बचा ही नहीं जा सकता कि वो हावी होगा। वो कितनी ऑटोनॉमस होगी, उस पर सबसे पहला सवाल होता है। तो अगर हम क्रिएट ही नहीं कर सके अपने, जिसको फोर्थ एस्टेट कहते हैं, उसका एक मान लिया फोर्थ पिलर टीवी मान लिया, फोर्थ ही मानती हूँ मैं मेघनाथ, आप चिंता मत कीजिए जी। तो उसके लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए अगर आप एक ऑटोनॉमस बॉडी न बना पाए, या फिर उस रेगुलेटरी बॉडी के पास कोई ताकत नहीं हो, या इस किस्म की निष्पक्षता नहीं हो जहां पर सही और गलत का अंतर समझा जा सके या उस पर खुली बहस हो सके, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। मुझे लगता है कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का होना, या फिर इंडस्ट्री के भीतर से एक्सपर्ट्स का आना, और फिर इस तरह अपनी जिम्मेदारी लेकर शायद कुछ इस तरह का एक सिस्टम क्रिएट कर पाना जिसके पास थोड़े से जुडिशियल पावर्स हो। और इसके अलावा उसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट स्टेप की जुडिशियल पॉसिबिलिटीज, उसमें संभावनाएं हमें बनी रहे। मसलन अगर एनबीएसए ने कुछ रेगुलेशन पास किए और वो नहीं माना चैनल ने, तो फिर नॉर्मल कोर्ट, जो क्रिमिनल कोर्ट या इस तरह की चीजें हैं, नॉर्मल उसमें अपील फिर जानी चाहिए नेक्स्ट स्टेप के तौर पे, कि भाई ये गड़बड़ी हुई थी, एनबीएसए ने ये आरोप पाया था, लेकिन उनकी जो उन्होंने सुझाव थे वो चैनल ने मानने से इनकार कर दिया, इसलिए अब ये आपके डोमेन में जाता है जी। और सर यहाँ पर एक्चुअली एक और चीज हुई थी, आई थिंक लास्ट वीक, जहाँ पर एनबीएसए ने बोला था कि कुछ चैनल्स को एक अपॉलॉजी एयर करनी पड़ेगी, वही रिया चक्रवर्ती के मामले में, और उनको आज तक पे फाइन भी लगाया था। तो ये जो रेगुलेशन की बात होती है, जैसे आप भी बोल रहे थे कि किस हद तक होनी चाहिए, थोड़ी सी विडंबना वाली बात हो जाती है, क्योंकि जैसे ही रेगुलेशन आ जाता है, जैसे अनु ने भी बोला कि गवर्नमेंट का जब भी हाथ आ जाता है तो फिर वो अपने ही फेवर में उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब अगर आप सोचेंगे कि अभी रेगुलेशन अगर लगा देंगे तो फिर रिपब्लिक और टाइम्स नाउ और ये जो अपना गवर्नमेंट का नैरेटिव पेल रहे हैं, उन पे एक्शन नहीं होगा, राइट? अभी फिलहाल आप ऐसे सिचुएशन में कि एटलीस्ट जुडिशरी के पास आप जा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, जैसे ये जो प्रोड्यूसर्स जो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये सिस्टम जो है, जिसमें प्रेसिडेंट सेट किए जाते हैं कि ऐसा ऐसा मामला हुआ था और इसकी वजह से ये वर्डिक्ट निकला, ये प्रेसिडेंट बेस्ड सिस्टम आई थिंक अभी फिलहाल के लिए ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मीडिया रेगुलेशन एक अच्छी आइडिया होगी। सेल्फ रेगुलेशन ठीक है, आप बोल सकते हैं कि बहुत हद तक काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत इनइफेक्टिव है एक्सेट्रा, बट उसका ऑपोजिट होगा गवर्नमेंट रेगुलेशन, वो और हानिकारक होगा। ठीक बात है। असल में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसमें तो कोई शक नहीं कि मीडिया ने जिस तरह से, टेलीविजन मीडिया ने जिस तरह से अपने को इवॉल्व किया है पिछले 5-6 सालों में, वो एक बड़ी असाधारण सी स्थिति है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो ऐसे में पिछले जो मैकेनिज्म है उनमें बदलाव की जरूरत तो है, उससे निपटने के लिए, उसका सामना करने के लिए भी तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा। वो क्या होंगे, वो सरकारी तो नहीं होंगे कम से कम, बाकी चीजें दूसरे उपायों पर, लेकिन ये है कि इस पर फिर बहुत विचार विमर्श और उस सब के बाद ये इन्हीं लोगों को करना है, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली सरकार जैसी चीजें इसमें कूदेंगी। इसका बहुत सिंपल से, जैसे एक उदाहरण के जरिए हम लोग कहते हैं ना कि जब आप खाली सड़क और हाईवे पाते हैं तो अंधाधुंध गाड़ी भगाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल आपको करना है। जब आप कंट्रोल करना भूल जाते हैं तब सरकारों को मौका मिलता है उन सड़कों पर ब्रेकर बनाने का। ब्रेकर बनाने की नौबत ना है, उससे बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल में चलाएं। और एक सर, एक और मुझे लगता है एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बोलने की जरूरत है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे इंस्टीट्यूशन के, तो मीडिया जो फोर्थ पिलर है वो एक इंस्टीट्यूशन ही है। उनका सिंपल काम है, आपको फैक्ट्स देना है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है, एक इवेंट्स के बारे में बताना है जो आपके लाइफ में रेलेवेंट होंगे, आपके लिए रेलेवेंट होंगे। अगर न्यूज ये काम नहीं कर रहा है तो फिर लोगों ने ही ये बोलना चाहिए कि भैया हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम तक क्यों नहीं आ रही है।
और ये अकाउंटेबिलिटी का जो पार्ट आता है वो अभी फिलहाल न्यूज चैनल्स का एडवर्टाइजर्स की तरफ है और गवर्नमेंट की तरफ है, क्योंकि उनको पैसा उधर से ही आ रहा है। तो फिर जो हम बोलते हैं पे टू कीप न्यूज फ्री, इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब यही नहीं है कि बेसिकली आप पैसा देंगे क्योंकि हमको हमारा बिजनेस चलाना है। इसका मतलब ये भी है कि हम अपना बिजनेस ऐसी तरीके से चलाना चाहते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो, इसीलिए पब्लिक फंडिंग इंपॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर। जर्मनी में एक फी लगाया जाता है सबको, सब सिटीजन्स को एक फी देना पड़ता है हर साल, जो कि मीडिया कंपनीज को फंड करने में जाता है। और जर्मनी में एक बड़ा नेशनल न्यूज चैनल अलाउड ही नहीं है। उनके यहाँ पर स्टेट वाइज स्प्रेड किए गए हैं चैनल्स जो डिसेंट्रलाइज्ड है, और उनको ये इक्वली पैसा बांटा जाता है। और उनको एक और मैंडेट दिया जाता है कि हर रोज 7 बजे इवनिंग को एक मिनिस्टर गवर्नमेंट का आएगा और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी जहां पर मीडिया उनको सवाल पूछ सकते हैं रोज। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है शायद रिफॉर्म करने का। पब्लिक फंडिंग ऑफ मीडिया, मतलब गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ मीडिया भी एक इसका आई थिंक वे आउट हो सकता है, जहां पर आप क्लियरली लॉ में स्टेट कर दे कि इवन दो गवर्नमेंट इनको पैसा दे रही है, इनका टेन्योर फिक्स्ड है, पर इसमें आप गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर सकती। जैसे बीबीसी चलता है, जैसे और भी स्टेट चैनल्स चलते हैं। हमारे यहाँ पे डीडी तो छोड़ ही दो, बट ये एक तरीका हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक बात। तो मुझे लगता है कि काफी जानकारी वाली बात, ये बातें कुछ निकल के आई आज चर्चा में। हम अपने अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि समय का भी अब हमारे पास अभाव है, पूरा हो गया है। तो रिकमेंडेशन का राउंड पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले मेघनाथ आप ही से जान लेते हैं इस हफ्ते का रिकमेंडेशन। जी, ये जो टीआरपी स्कैम का जो मामला हुआ था, इस पर काफी एक्चुअली श्रोताओं ने भी डिमांड किया कि इस पर एक एक्सप्लेनर किया जाए, तो मैंने एक एक्सप्लेनर किया है। वो यूट्यूब चैनल पर हमारे अवेलेबल है। वहां पर मैंने यही बताया कि हम ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक तो नया नहीं है, पहले भी हुआ है ये रेटिंग्स का मामला। एक्सपोज जो हुआ था वो 2012, 2016, 2018, अब 2020 वही सेम मामला फिर से हो रहा है। तो ये कैसे एक ब्रोकन न्यूज सिस्टम की तरफ इशारा करता है। तो जरूर वो एक्सप्लेनर देखिए, इंग्लिश में है। मैं हिंदी में करने की कोशिश करूंगा फ्यूचर में, तो माफ कीजिए। एक और मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, जो कि है यूएस के पॉलिटिक्स में थोड़ा सा घुस गया हूं मैं अभी, क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले। तो एक दो बड़ी चीजें हुई है वहां पर। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज का नॉमिनेशन शुरू है, जहां पर उनकी हियरिंग हुई, और कैंपेनिंग भी शुरू हो गई है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही है यूएस में कि पैंडेमिक के सिचुएशन में काफी जगह में अभी भी लॉकडाउन है। तो ये बहुत खबर चल रही है कि बैलेट पोल्स यूज कर वोटिंग की जाएगी। तो जॉन ऑलिवर ने इन दोनों चीजों पर पिछले 2 हफ्तों में एपिसोड्स किए, एक तो सुप्रीम कोर्ट पर और एक इलेक्शंस पर। तो वो जरूर देखिए, क्योंकि आपको दिखाई देगा कि यूएस में ये जो इलेक्शन है ये कितना डिफरेंट है पहले से, और ये कितना इम्पैक्टफुल होगा। और ये नैरेटिव जो वहां के राइट विंगर्स जो स्प्रेड कर रहे हैं, या फिर ट्रम्प जो बोल रहे हैं, वो कैसे इफेक्ट कैसा हो रहा है उसका पूरे डेमोक्रेसी पर। तो बहुत ही देखने लायक 2 एपिसोड्स है। और एक छोटा सा रिकमेंडेशन दूंगा, थोड़ा मजे वाला। मैं एक कोरियन सीरीज देख रहा हूँ फिर से, ड्रामा सीरीज, रिप्लाई 1988 नाम का ड्रामा है। एक छोटे से सबर्ब, सोल में एक सबर्ब की कहानी है। कुछ फैमिलीज जो है, नेबर्स जो है, वो अपने बड़े बच्चे बड़े हुए साथ में एक्सेट्रा। वो 1988 कोरिया में क्या क्या हो रहा था, और वो छोटे से घरों पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा था, और कैसे चीजें हो रही थी, उसके बारे में मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। ठीक बात। अनु आपका रिकमेंडेशन? अतुल, मैं तो मतलब लंबी लिस्ट लेकर आई हूँ, लेकिन शुरुआत बिल्कुल मैं आर्या से करूंगी। मर्दों की दुनिया में उतरी एक औरत और उसकी कहानी जो बहुत मनोरंजक तरीके से सुष्मिता सेन के नए अवतार में आपको नजर आएगी, वो देखिएगा। मैंने लिखी है
इसलिए जाहिर है मैं recommend कर रही अरे हूँ। वाह। लेकिन इसके अलावा जो मैं रेकमेंड बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करना अनुजी चाहती एक और चीज बता दीजिए, कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? डिज्नी हॉटस्टार पर, आर्या अच्छा डिज्नी हॉटस्टार पर जी, अवेलेबल है। थैंक यू। और मैं नेटफ्लिक्स पे मैंने बैक टू बैक 3 चीजें देखी जो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहती हूँ। आरबीजी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है जो रूथ गिन्सबर्ग, जो मतलब एसोसिएट जज थी सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत एक लंबा चौड़ा मतलब लंबे चौड़े जेंडर राइट्स के मूवमेंट के इतिहास का हिस्सा रही और बल्कि पायनियर रही उस लिहाज से, उन पर वो डॉक्यूमेंट्री है। और क्योंकि हम आरबीजी की बात कर रहे हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं उससे जुड़ा हुआ हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो है एक किताब है जो जस्टिस लीला सेठ ने लिखी, ऑन बैलेंस, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये समझने के लिए कि एक औरत, मतलब जो वो पहली महिला जज थी दिल्ली हाई कोर्ट की, फिर चीफ जस्टिस बनी, पहली महिला चीफ जस्टिस बनी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, तो वो एक महिला जब उतरती है तो वो सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट में किस तरह के अमेंडमेंट लेकर आती है। दिल्ली गैंग रेप केस पर जो जस्टिस वर्मा कमेटी के का हिस्सा थी वो, तो रेप लॉज पर उन्होंने बहुत काम किया। और उनकी और बैलेंस, जो बहुत खूबसूरत शब्द, जो ऑन बैलेंस, बैलेंस नाम का जो खूबसूरत शब्द है, जो एक औरत, सक्सेसफुल करियर वुमन, माँ, और बहुत मतलब, और विक्रम सेठ की माँ जस्टिस लीला सेठ, तो उनकी जिंदगी, उनका जिंदगी नामा है जो पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। तो मुझे तो लगता है कि हमारे लिए वही हमारी आरबीजी जस्टिस लीला सेठ हैं। इसके अलावा मैंने बस समझने के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट का इतिहास और फेमिनिस्ट मूवमेंट पॉपुलर कल्चर में किस तरह का रहा अमेरिका में, जाहिर है इलेक्शंस हैं तो हम सब थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कभी इतिहास कभी कॉन्टेम्प्ररी। तो मैंने एक सीरीज देखी, ये दोनों भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, मिसेस अमेरिका का, सॉरी डिज्नी हॉटस्टार पर, मिसेस अमेरिका डिज्नी हॉटस्टार पे है, और मिसेस अमेरिकाना एक डॉक्यूमेंट्री है, वो अवेलेबल है। फेमिनिस्ट मूवमेंट पॉपुलर कल्चर पे एक बहुत पॉपुलर सिंगर के बरक्स कि वो जब बोलना शुरू करती है ट्रम्प के खिलाफ, या फिर एक स्टैंड, एक पोजीशन लेती है, तो उसका क्या हश्र होता है और किस तरह की चीजें उसके साथ होती हैं, उस पर एक बहुत बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। और आखिर में एक किताब जो मुझे लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए बहुत 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 जरूरी है, वो हमारी साथी, हमारी सहयोगी प्रियंका दुबे की किताब है, नो नेशन फॉर विमेन। अब अनुजी सॉरी एक इंटरप्शन, ये जो अमेरिकाना आपने जो बोला, वो अमेरिकाना बुक पर बेस्ड वो है या फिर अलग है? नहीं, वो बुक पर बेस्ड नहीं, वो डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा डॉक्यूमेंट्री, ओके सॉरी। हाँ, मिस अमेरिकाना। जी जी। तो धन्यवाद। तो आज ये जो पॉडकास्ट चर्चा रिकॉर्ड हो रहा है 16 तारीख को दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच में। मेरा रिकमेंडेशन ये है, एक तो नेटफ्लिक्स की एक फिल्म है, ब्रैड पिट की फिल्म है, 7 ईयर इन टाइबेट, तो वो रिकमेंड करूंगा मैं। बेसिकली ये फिल्म है एक उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दो जर्मन सैनिक, बेसिकली ये ऑस्ट्रियन थे, उनका असली नाम था हेनरिक हॉरर, और ये चाइना के रास्ते उस समय वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही वहां पर किसी तरह से फंस गए थे और पैदल भटकते भटकते तिब्बत और ल्हासा पहुंच गए थे। और ल्हासा में वो उस समय बस दलाई लामा का संस्कार हुआ ही हुआ था बच्चे के, उनके बचपन का जो पूरा रोल है उस समय हेनरिक हॉरर के साथ मिलकर उनकी दोस्ती की कहानी है। और वो भारत उनके आने तक, जब चाइना के ऑक्यूपेशन के बाद, वहाँ कब्जा करने के बाद, दलाई लामा के भारत आने के पहले तक की कहानी है, और बड़ी दिलचस्प कहानी है ये 7 ईयर इन टाइबेट। इसमें इंडिया के भी कई सारे एक्टर्स ने काम किया, डेनी डेजोंगपा हैं और एक दो लोग हैं इस तरह से। तो एक तो मैं ये फिल्म रिकमेंड करूंगा, और दूसरा एक किताब है, पाकिस्तान के बहुत बड़े सटायरिस्ट रहे मुश्ताक अहमद यूसुफी, उनकी किताब है, उर्दू में थी आबे गुम के नाम से, और हिंदी में है ये खोया पानी के नाम से। और उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये असल में राग दरबारी के आगे की चीज है या उसके आसपास की चीज है, इतना हाई लेवल का सटायर है ये। और ये किताब मैं खोया पानी के नाम से राजपाल प्रकाशन ने हिंदी में प्रकाशित की है। तो ये दो चीजें मैं रिकमेंड करूंगा इस हफ्ते।
और मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा, अतुल सर का पिछला टिप्पणी का एपिसोड देखिए, उसमें एक बहुत ही मजेदार लाइन है, मैं बताऊंगा नहीं कौन सी लाइन है पर मैं तो बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। तो लाइक टिप्पणी देखिए, क्योंकि आई थिंक ये सर आपका जो संवाद है, जो आप जो एक आपने भी आप जो सैटायर करते हैं वो धृतराष्ट्र संजय संवाद के नाम पर, बहुत मजा आता है। प्लीज देखिए, मैं रिकमेंडेशन दूंगा क्योंकि अतुल सर बहुत हम्बल है और वो नहीं देते थैंक यू सो मच। और एक चीज श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि आप हमको खत लिखिए contact@newslaundry.com पर। कुछ हमको YouTube कमेंट्स भी आए थे पूछने के लिए कि हम आपको रिकमेंडेशन या फिर ये कैसे दे सकते हैं, तो contact@newslaundry.com पर लिखिए, या फिर आप मुझे भी लिख सकते हैं मेघनाथ@newslaundry.com पर, या अतुल सर को भी लिख सकते हैं atul@newslaundry.com पर। तो चर्चा में इस बार बस इतना ही। आप लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। बातचीत में बहुत मजा आया वाकई में। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।